हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नीट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड वाले यूनिट के महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू का अध्ययन करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 3 क्लासेस में हम लोगों ने 41 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लिया है, उसके बारे में अच्छे तरीके से देख लिया है, एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लिया है। आज की क्लास में 10-11 क्वेश्चंस का और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों का दूसरा यूनिट जो होगा रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं किस प्रकार से हैं और इनको हल करने के लिए आपको किस तरीके से क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 42, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपागम में शिक्षक रहस्यमय परिस्थिति प्रदान करता है और विद्यार्थी दत्त यानी डाटा एकत्रित करके एवं उनके निष्कर्षों के परीक्षण द्वारा समस्या का समाधान करते हैं। यानी इसमें से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अप्रोच है या उपागम है जिसमें शिक्षक के द्वारा स्टूडेंट के सामने कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है और स्टूडेंट फिर उस समस्या के ऊपर कार्य करते हैं, परीक्षण करते हैं, फिर एक निष्कर्ष और समाधान उपस्थित करते हैं। तो इसमें से देखिए पूछा जा रहा है कौन सा है। तो पहला देखिए दिया गया है अन्वेषण अधिगम यानी डिस्कवरी लर्निंग। दूसरा दिया गया है देखिए लेटेंट लर्निंग यानी प्रच्छन्न अधिगम। तीसरा दिया गया है सिचुएटेड लर्निंग यानी स्थितिज अधिगम। और चौथा दिया गया है इंक्वायरी लर्निंग यानी परीक्षा अधिगम। तो देखिए जो अन्वेषण अधिगम होता है उसमें ये चीजें नहीं देखी जाती हैं, प्रच्छन्न अधिगम में भी नहीं होता है, स्थितिक अधिगम में भी नहीं होता है, बल्कि किसमें होता है परीक्षा अधिगम यानी इंक्वायरी लर्निंग। इसमें क्या होता है विद्यार्थी डाटा एकत्रित करते हैं, फिर उसके बाद उसके निष्कर्ष का परीक्षण करते हैं, फिर किसी समस्या का समाधान हल करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कैसे होगा देखिए, आंसर डी है परीक्षा अधिगम उपागम में शिक्षक रहस्यमय परिस्थिति प्रदान करता है और विद्यार्थी डाटा एकत्रित करके एवं उनके निष्कर्षों के परीक्षण द्वारा समस्या का समाधान करते हैं। यह अधिगम छात्र की खोज और अन्वेषण करने की क्षमता विकसित करता है, अर्थात छात्र अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हैं। शिक्षक छात्रों की जिज्ञासा को शांत कर अधिगम के लिए सहायता करता है। इस प्रतिमान का प्रतिपादन जे रिचर्ड सकमैन के द्वारा किया गया था। इस प्रकार के अधिगम द्वारा छात्र के व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास किया जाता है, जिससे वह सामाजिक क्षमताओं का विकास और समायोजन कर सके। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन 2 स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद इनके आधार पे नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से सही विकल्प का चुनाव करिए। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, समस्या आधारित अधिगम अधिगम कर्ता केंद्रित उपागम है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या गया है, निर्देशित खोज अधिगम में विद्यार्थियों को शिक्षक निर्देशित प्रश्नों एवं निर्देशों की सहायता के बिना उनकी समझ निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो देखिए समस्या आधारित अधिगम अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम है, ये तो सही है, लेकिन देखिए दूसरे स्टेटमेंट में क्या दिया जा रहा है कि निर्देशित खोज अधिगम में विद्यार्थियों को शिक्षक निर्देशित प्रश्नों और निर्देशों की सहायता के बिना कहा जा रहा है। तो उनकी समझ निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित, ये सहायता के बिना नहीं होगा बल्कि सहायता के साथ होगा। तो यानी इसके आधार पर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो ऑप्शन दिया गया है उन ऑप्शंस में देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया, कथन 1 और कथन दोनों सत्य, गलत हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन क्या दिया, देखिए कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं, ये भी गलत है। फिर देखिए तीसरा ऑप्शन दिया गया कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, यानी ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और चौथा देखिए कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य नहीं, यानी इसका जो राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए इसका आंसर सी है। एक्सप्लेनेशन
समस्या आधारित अधिगम अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम है, अर्थात समस्या आधारित शिक्षण अधिगम एक शिक्षार्थी विरोधाभासी दृष्टिकोण है, जबकि निर्देशित खोज शिक्षण अधिगम में छात्रों को शिक्षक निर्देशित प्रश्नों और निर्देशों की सहायता के बिना आपसी समझ निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकता है। अतः कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 44। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि स्वनिर्देशित अधिगम में अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान में सम्मिलित है, यानी स्वनिर्देशित अधिगम जब होगा तो उसमें जो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज है वो क्या क्या चीजों शामिल करता है। तो इसमें देखिए पहला दिया गया है कंटेक्सचुअल नॉलेज यानी संदर्भात्मक ज्ञान, दूसरा दिया है फैक्चुअल नॉलेज तथ्यात्मक ज्ञान, और तीसरा दिया गया है प्रोसीड्यूरल नॉलेज या प्रक्रियात्मक ज्ञान, चौथा दिया गया है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज प्रौद्योगिकी ज्ञान, और पांचवा दिया गया है प्रैक्टिकल नॉलेज व्यवहारिक ज्ञान। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन के अनुसार देखिए क्या होगा। तो देखिए पहला दिया गया है कि केवल ए, डी और ई, दूसरा दिया गया है सी और डी, तीसरा दिया गया है ए बी सी, और चौथा दिया गया है बी और डी। तो देखिए जो मेटा कॉग्निटिव नॉलेज होता है वो देखिए संदर्भात्मक ज्ञान को भी सम्मिलित करता है, तथ्यात्मक ज्ञान को भी सम्मिलित करता है और प्रक्रियात्मक ज्ञान को भी सम्मिलित करता है, जबकि प्रौद्योगिकी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान इसमें शामिल नहीं होता। तो यानी इसके आधार पर देखिए हमारा जो राइट ऑप्शन क्या होगा, जिस ऑप्शन में ए, बी और सी दिया हुआ है, यानी ए, बी, सी वाला जो ऑप्शन है ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर सी होगा, स्वनिर्देशित अधिगम में अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान में संदर्भात्मक ज्ञान, तथ्यात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान सम्मिलित किए जाते हैं। प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी विशिष्ट कौशल या कार्य को करने का ज्ञान होता है। तथ्यात्मक ज्ञान वह ज्ञान है जो विशिष्ट विषयों के लिए मूलभूत होता है, अतः यह आयाम आवश्यक तथ्यों, शब्दावली आदि को संदर्भित करता है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 45 नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि समाज विज्ञान की कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को प्राचीन सभ्यता के विषय में ऑनलाइन सहयोगी अधिगम परियोजना पर काम सौंपती है। विद्यार्थियों को 4-4 विद्यार्थियों के समूह में विभाजित किया जाता है। एक विद्यार्थी को संगत जानकारी को ऑनलाइन ढूंढने में कठिनाई होती है। विद्यार्थी द्वारा अपनाए जाने वाला सर्वाधिक प्रभावी उपाय क्या होगा। यानी इसमें बताया जा रहा है कि कोई सोशल साइंस की टीचर है, वो अपने विद्यार्थियों को प्राचीन सभ्यता से रिलेटेड कोई प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए, कोई परियोजना पर काम करने के लिए कार्य देती है, और विद्यार्थियों को 4-4 बच्चों के समूह में बांट दिया जाता है। तो उसमें से कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी है जिसको यह जानकारी सही तरीके से ढूंढने में कठिनाई हो रही है, तो वह विद्यार्थी कौन सा तरीका अपनाएगा। तो देखिए पहला दिया गया है कि शिक्षक को अपेक्षित जानकारी प्रदान करने के लिए कहना, यानी वो अपने टीचर से ही कहेगा कि मुझे जानकारी प्रदान करिए। दूसरा, जानकारी पाने के लिए केवल अपने प्रयासों पर निर्भर, जानकारी पाने के लिए केवल वो अपने प्रयास पर निर्भर करेगा। तीसरा ऑप्शन दिया गया अपने समूह के सदस्यों से सहायता मांगना तथा संभावित शोध स्रोतों की चर्चा करना। चौथा ऑप्शन दिया गया परियोजना छोड़ देना क्योंकि वह ऑनलाइन जानकारी नहीं प्राप्त कर पाता है। तो देखिए चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि परियोजना जब दी गई है तो छोड़ के कैसे जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए शिक्षक को अपेक्षित जानकारी प्रदान करने के लिए कहना, ये भी नहीं, क्योंकि ये काम विद्यार्थियों को दिया गया है तो विद्यार्थियों को खुद से ही करना है। अब उन लोग का 4-4 का समूह बनाया गया है, तो समूह देखिए किस लिए बनाया जाता है, कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए, सहयोगात्मक अधिगम के। विद्यार्थी एक दूसरे से सहयोग करके पढ़ेंगे। तो जानकारी पाने के लिए केवल अपने प्रयासों पर भी निर्भर नहीं रहेगा, यानी जो तीसरा ऑप्शन है कि अपने समूह के सदस्यों से सहायता मांगेगा तथा संभावित शोध स्रोतों की चर्चा, यानी उसने जो कुछ भी अभी खोजा है, ढूंढा है, उस पर डिस्कशन करेगा और उनसे हेल्प मांगेगा। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
इस तरीके से प्रश्न जो आते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा आसानी से समझना होगा, फिर उसके बाद आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप देखिए इसका आंसर सी है। प्रश्न के अनुसार छात्र को अपने समूह के सदस्यों से सहायता लेने और संभावित अनुसंधान स्रोतों पर चर्चा करना संभावित प्रभावी तरीका या उपाय होगा। असल दिया गया उत्तर क्या है? सही। ठीक है, इसलिए उसने ग्रुप बनाया था कि जब कोई कमजोर रहेगा तो एक दूसरे से डिस्कशन करके सहायता लेके कर सकता है। ग्रुप इसीलिए बनाया जाता है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 46। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों स्टेटमेंट के आधार पर आपको सही जो ऑप्शन है उसका चुनाव करना है। तो देखिए, अधिगम का एक स्थिति से दूसरे स्थिति में सचेतन और सप्रयास जो अंतरण है वह निम्न मार्ग अंतरण कहलाता है। यानी ये देखिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, अधिगम के अंतरण से रिलेटेड। तो पहले में यही कहा रहा है कि अधिगम का एक स्थिति से दूसरे स्थिति में सचेतन और सप्रयास अंतरण निम्न मार्ग अंतरण होता है। दूसरा देखिए क्या दिया गया, अधिगम का दूसरी स्थिति में अपने आप प्रायः अचेतन अंतरण उच्च मार्ग अंतरण होता है। ठीक है, आप देखिए इसमें जो दिया गया है ऑप्शन दिया सही है, लेकिन यहां पर लास्ट में थोड़ा सा गलत कर दिया। गलत क्या किया गया है? अधिगम का एक स्थिति से दूसरे स्थिति में जब सचेतन और सप्रयास अंतरण यानी अपनी चेतना का उपयोग करके और प्रयास करके जब अंतरण किया जाता है वह निम्न मार्ग अंतरण न होकर बल्कि क्या होता है? उच्च मार्ग अंतरण होता है। ठीक है, तो यहाँ जो निम्न दिया है वो क्या होना चाहिए? उच्च मार्ग। यानी इसके अनुसार ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरे में क्या दिया गया, अधिगम का दूसरे स्थिति में अपने आप प्रायः यानी किसी विद्यार्थी को कुछ प्रयास न करना पड़े, किसी भी प्रकार की चेतना का उपयोग न करना पड़े, बहुत ज्यादा प्रयास न करना पड़े, अपने आप ही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाए, तो इसको देखिए अचेतन अंतरण उच्च मार्ग अंतरण न कहला के क्या कहलाता है? निम्न मार्ग अंतरण। यानी इन दोनों स्टेटमेंट में देखिए क्या है? उल्टा दे दिया है, तो इसके आधार पर ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है कि कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। दूसरा दिया गया है कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। तीसरा दिया गया है कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। और चौथा दिया गया है कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी दोनों कथन जो है गलत है, जो कि इसमें उल्टा देती है। ठीक, आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, आंसर तो बी होगा। सीखने का हस्तांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ हद तक पिछले अनुभव एक नई स्थिति में सीखने और प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। देखिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में मैंने आप लोग को यूनिट में पढ़ाया हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अधिगम का अंतरण क्या होता है कि हम पहले सीखी हुई चीजों का उपयोग जब आगे कोई नई चीज सीखने के लिए करते हैं तो वही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। मैंने बहुत सारा उदाहरण भी आप लोग को बताया था कि यदि किसी विद्यार्थी को टाइपराइटर मशीन पर टाइपिंग करना सिखाया जाता है और फिर बाद वो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर करता है तो वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। फिर उसी प्रकार से अगर कोई विद्यार्थी है जो साइकिल चलाना सीखता है तो साइकिल चलाने का जो तरीका होता है उपयोग करके वो फिर उसी में से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग करके वो मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाना सीखता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में आती हैं। आप देखिए यह सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य भी हो सकता है। आप देखिए ये सब पढ़ाई लिखाई में भी उपयोग होता है। यदि किसी विद्यार्थी को सोशल साइंस के एक विषय को पढ़ाया गया तो उस विषय का उपयोग वह दूसरे विषय में भी कर सकता है। उसी प्रकार उसको एक भाषा का अध्ययन कराया गया तो उस भाषा में बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं, ग्रामर में जैसे देखिए कि हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे ग्रामेटिकल चीज़ें होती हैं जो अंग्रेजी में भी सेम होती हैं, बस उसमें केवल लैंग्वेज बदल जाता है। तो इस सब का उपयोग करके बच्चा जो है अपना अधिगम का अंतरण कर सकता है। तो ये देखिए कहा जा रहा है कि सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी, शून्य होता है। कुछ ऐसे भी अधिगम के अंतरण होते हैं जो हमारे काम को खराब कर देते हैं, गलत प्रभाव, गलत हमने पहले कोई चीज किया था उसी के आधार पर अगला काम कर देते हैं तो हमारा गलत हो जाता है। तो ये सब बताया जा रहा है। तो इस बात पर यह निर्भर करता है कि पिछला शिक्षण नए सीखने में सहायता या बाधा कैसे है। अब देखिए अगर कोई पिछला चीज सीखा हुआ हमारे आगे वाली सीखने वाली चीज में अगर सहायता करता है तो पॉजिटिव होगा, अगर उससे हमारे नए चीज को सीखने में बाधा आती है तो निगेटिव हो, अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो शून्य होगा।
देखिए, इसके विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं जो ये बताते हैं कि सीखने का हस्तांतरण कैसे होता है। जैसे देखिए, समान तत्वों का सिद्धांत, अनुभव के सामान्यीकरण का सिद्धांत, सीखने का निकट और दूर का हस्तांतरण, कम सड़क उच्च सड़क सिद्धांत, ये सब जो होते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में शामिल होते हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सीखने का हस्तांतरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह सीखने के परिणामों और व्यावसायिक परिणामों को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अतः कथन दोनों जो है गलत है। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 47। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इसमें देखिए सहकारी अधिगम के लाभ निम्नलिखित में से कौन से, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग का जो लाभ है, बेनिफिट है, इसमें से कौन सा है। तो पहला देखिए क्या दिया गया, इसका विद्यार्थियों की अकादमिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव होता है। दूसरा दिया गया है, यह गतिविधियों के समन्वय में विद्यार्थियों की सहायता करता है। इसका विद्यार्थियों के स्वाभिमान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चौथा दिया गया, यह अंतरवैयक्तिक व्यवहार एवं कक्षा के वातावरण के सुधार में सहायक होता है। आप देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए, इसका विद्यार्थियों की अकादमिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव होता है, ये होगा सही। ठीक है, यह गतिविधियों के समन्वय में विद्यार्थियों की सहायता करता है, ये भी सही होगा। इसका विद्यार्थियों के स्वाभिमान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये भी सही होगा। यह अंतरवैयक्तिक व्यवहार एवं कक्षा के वातावरण के सुधार में सहायक होता है, ये भी सही होगा। यानी ये जो है चारों ऑप्शन इसके सही हैं। आप देखिए हमको सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला देखिए दिया गया ए, सी और डी, दूसरा दिया गया है बी और सी, तीसरा दिया गया है देखिए ए, बी, सी और डी, यानी हमारा जिसमें चारों होगा वही सही होगा, यानी बाकी के जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए आंसर सी होगा। सहकारी शिक्षा एक अनुदेशात्मक विधि है जिसमें छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन में एक समान सीखने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए छोटे समूहों में काम करते हैं। सहकारी शिक्षा के देखिए निम्नलिखित लाभ हैं। इससे देखिए विषयों की शैक्षणिक उपलब्धियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह छात्रों को गतिविधियों के समन्वय में मदद करता है। यह छात्रों के आत्मसम्मान पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और यह व्यवहार और कक्षा के वातावरण को बेहतर बनाने में सहायक होता है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। इसमें देखिए क्या है कि कोई अध्यापक या अध्यापिका है, वह विज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है या कर रही है। वह अध्यापक या अध्यापिका कोई ऐसा अभ्यास जोड़ना चाहता है या चाहती है जिससे अधिगमकर्ताओं में सहयोग और समस्या समाधान की भावना, यहाँ देखिए की भावना को बढ़ावा मिले। तो इस दशा में संबंधित अध्यापक अध्यापिका निम्नांकित में से किस प्रकार का समूह निर्माण करेगा। यानी कहा जा रहा है कि कोई टीचर है, वो साइंस पढ़ा रहा है, साइंस का कोई ऐसा टॉपिक वो अपने अधिगमकर्ताओं के लिए, स्टूडेंट के लिए जोड़ना चाहती हैं जिससे उनके अंदर सहयोग और समस्या समाधान की भावना का विकास हो। तो इसमें से वो किस प्रकार के समूह का निर्माण करेंगे। तो पहला देखिए दिया गया है कि स्वतंत्र विद्यार्थी समानुदेशन, दूसरा दिया गया अध्यापक केंद्रित समूह, तीसरा दिया गया है विद्यार्थी केंद्रित समूह और चौथा दिया गया है सामाजिक समूह। तो देखिए स्वतंत्र विद्यार्थी समानुदेशन नहीं करेंगे, अध्यापक केंद्रित समूह नहीं करेंगे, क्या करेंगे वो लोग विद्यार्थी केंद्रित समूह का निर्माण करेंगे, जिससे होगा कि विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी जो है एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे और मिलकर समस्या का समाधान करेंगे, तब उनके अंदर सहयोग और समस्या समाधान की भावना विकसित होगी। तो कौन सा उपयोग किया जाएगा, विद्यार्थी केंद्रित समूह का, सामाजिक समूह का नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए शिक्षक ऐसी अधिगम की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज करें, अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। यानी स्टूडेंट सेंटर जो लर्निंग होती है पूरी तरह से स्टूडेंट के ऊपर ही निर्भर होती है। स्टूडेंट अपने से ही बहुत सारे कार्य करते हैं।
तो अतः देखिए जो अध्यापक अध्यापिका होगा वो विद्यार्थी केंद्रीय समूह का निर्माण करेंगे, विकल्प से सही। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 49। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों को किसी संकल्पना के अध्यापन के लिए इसके परिभाषी गुण अत्यधिक स्पष्ट होने चाहिए। यानी दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन दोनों स्टेटमेंट के आधार पर हमको राइट ऑप्शन चुनना है। पहला स्टेटमेंट यह दिया गया है कि विद्यार्थियों को किसी संकल्पना के अध्यापन के लिए, यानी विद्यार्थियों को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए उसके परिभाषी गुण अत्यधिक स्पष्ट होने, यानी उसके परिभाषा को बेहतर तरीके से उनको स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा कथन देखिए क्या दिया, एक या अधिक गुणों की उपस्थिति से परिभाषित संकल्पनाओं को वियोजक संकल्पनाएं कहा जाता है। इसमें देखिए ये जो चीज दिया गया है, एक या अधिक गुणों की उपस्थिति से परिभाषित संकल्पनाओं को वियोजक संकल्पनाएं न कहा जाता है, बल्कि क्या कहा जाता है, संयोजक कहा जाता है। यानी एक से अधिक गुण एक दूसरी परिभाषा में जब मिल रहे हैं तो वियोजक नहीं होगा बल्कि क्या होगा, संयोजक होगा। यानी ये डिसजंक्टिव नहीं कंजंक्टिव होगा। तो यानी ये स्टेटमेंट देखिए रॉन्ग हो जाएगा और ये जो पहला वाला दिया है ये राइट दिया गया है। ठीक है, आप देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। पहला देखिए क्या दिया, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया कथन 1 और 2 दोनों असत्य है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा दिया गया कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, ये देखिए जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा देखिए रॉन्ग है, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्यार्थियों को किसी संकल्पना के अध्यापन के लिए इसके परिभाषी गुण अत्यधिक स्पष्ट होने चाहिए। अतः कथन 1 सत्य है। एक या अधिक गुणों की उपस्थिति से परिभाषित संकल्पनाओं को वियोजक नहीं कहा जाता बल्कि संयोजक कहा जाता है। यानी देखिए क्या है ये संयोजक, वहां वियोजक दे दिया था इसलिए वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो कथन 2 असत्य। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उपाय वंचित समुदायों के विद्यार्थियों को सुविधाजनक अनुभव करने में सहायक नहीं होते। यानी कोई वंचित समुदाय का विद्यार्थी है तो इसमें ऐसा कौन सा उपाय है जो उसको अनुभवों को विकसित करने में सहायक नहीं होता है। तो पहला देखिए ऑप्शन दिया गया है कि सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने को उन्हें प्रोत्साहित करना। ये देखिए सहायक होता है, क्योंकि सांस्कृतिक गतिविधियों में जब भाग लेने के प्रोत्साहित किया जाएगा तो उससे देखिए जो है नए नए अनुभव विकसित होंगे। दूसरा ऑप्शन दिया, उन्हें केवल अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहना। यहाँ देखिए जो केवल शब्द है यही गड़बड़ है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, वंचित समुदायों से सफल व्यक्तियों को आमंत्रित करना। चौथा दिया गया है उनके संघर्षों और कठिनाइयों को सही ढंग से समझने का प्रयास करना। तो देखिए ये जो चीज दिया गया, वंचित समुदाय से अगर कोई व्यक्ति सफल हुआ है तो उसको बुला के उनके सामने उससे परिचित कराना, ये भी अच्छा है, ये चीज फायदेमंद है, उसके लिए लाभकारी है। उनके संघर्षों और कठिनाइयों को सही ढंग से समझने का प्रयास करना, ये भी है। यानी ये तीनों चीजें जो हैं लाभदायक होती हैं। इसमें से ये जो चीज है ये सहायक नहीं होती। केवल उनको अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाएगा तो उससे उनका सही से विकास नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये इसका सही, बाकी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या है कि विद्यार्थियों को सुविधाजनक अनुभव करने में सहायक उपाय विकल्प बी सही नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें केवल अध्यापन या अध्ययन पर ध्यान करने के लिए कहने से वंचित समुदाय के छात्रों को कक्षा में सहज महसूस करने में मदद नहीं मिलेगी। केवल पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे तो बाकी चीजें उनके अंदर डेवलप नहीं होगी। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 51। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, ये स्टूडेंट सेंटर यानी लर्नर सेंटर टीचिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण परिवेश में विद्यार्थी, यानी जो कक्षा का वातावरण है वो पूरी तरह से शिक्षार्थी केंद्रित है, तो उसमें विद्यार्थी क्या क्या करेंगे, अपने स्वयं के अधिगम में सक्रिय रूप से सहभागिता करते हैं। दूसरा, निष्क्रिय श्रोता होते हैं। तीसरा दिया गया, माना जाता है कि उनमें समान योग्यताएं हैं।
चौथा दिया गया है वे निर्णय करते हैं कि वे क्या और कैसे सीखेंगे। तो देखिए, जब स्टूडेंट सेंटर्ड एनवायरनमेंट है तो पहली बात तो अपने स्वयं के अधिगम में सक्रिय रूप से सहभागिता करेंगे, जरूर करेंगे। निष्क्रिय पैसिव लिसनर के रूप में काम नहीं करेंगे, यानी पैसिव रूप से किसी टीचर की बात को नहीं सुनते रहेंगे। माना जाता है कि उनमें समान योग्यताएं होती हैं, गलत है। सभी विद्यार्थियों में एक समान योग्यताएं नहीं होती हैं, बल्कि सब में अलग अलग योग्यताएं और क्षमताएं होती हैं। वे निर्णय करते हैं कि वे क्या और कैसे सीखेंगे, ये सही, यानी वो स्टूडेंट ही निर्णय करेंगे कि उनको किसी चीज को कैसे सीखना है और क्या सीखना है। ठीक है, आप देखिए इसके आधार पर हमारा जो ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन दिया गया केवल ए और सी, यानी देखिए पहला तो सही है लेकिन सी रॉन्ग है, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया ए बी सी ऑनली, देखिए ए तो सही है लेकिन बी सी नहीं है, यानी ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा दिया गया ए सी डी, केवल ए सी और डी, देखिए ए सही है लेकिन सी नहीं सही है, डी भी सही है तो सी रॉन्ग है। चौथा ऑप्शन हमारा ए और डी है, यानी यही हमारा राइट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है आंसर डी। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण परिवेश में विद्यार्थी अपने स्वयं के अधिगम में सक्रिय रूप से सहभागिता करते हैं और वे यह निर्णय करते हैं कि वे क्या और कैसे सीखेंगे, अतः विकल्प डी ही दिए गए प्रश्न का सही। ठीक, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 52 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इस टीचिंग एप्टीट्यूड वाले सेशन का भी लास्ट, यानी हम लोगों ने इससे रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड 52 क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ देखा। आप देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सहकारी अधिगम के तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, ये सब देखिए बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सहकारी अधिगम का इनमें से कौन कौन सा तत्व शामिल है, कोऑपरेटिव लर्निंग इसमें से कौन कौन से रिलेटेड है। पहला देखिए दिया गया है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, दूसरा इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, दूसरा दिया गया पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, सकारात्मक परस्पर निर्भरता, तीसरा दिया गया है प्रमोटिव इंटरेक्शन, प्रोत्साहक अन्योन्य क्रिया, चौथा दिया गया है सोशल स्किल, सामाजिक कौशल, और चौथा दिया गया है ग्रुप प्रोसेसिंग, सामूहिक प्रक्रमण। तो देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता है, हर स्टूडेंट का अपना अपना, सभी लोग अलग कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। सकारात्मक रूप से परस्पर निर्भरता भी होती है, वो एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं। प्रोत्साहक अन्योन्य क्रिया भी करते हैं। उसके बाद फिर देखिए उनके अंदर सामाजिक यानी सोशल कौशल का भी विकास होता है और ग्रुप प्रोसेसिंग, सामूहिक प्रक्रमण भी होता है। यानी ये जो पांचों तत्व दिए गए हैं, ये पांचों तत्व जो है सहकारी अधिगम में शामिल है। ठीक है, देखिए यहाँ दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। अब देखिए पहला हमारा दिया है ए बी सी एंड डी ओनली, यानी 4 दिया है, हमारा होगा पांचों। बी और ई नहीं, सी डी और ई नहीं, बल्कि क्या होगा हमारा चौथा ऑप्शन डी जो है ए बी सी डी और ई, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन में सहकारी अधिगम एक आदर्श अवधारणा है जिसका आशय लोगों को साथ मिलकर काम करने और सहयोग करने के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक उन्नति हासिल करनी चाहिए। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सकारात्मक परस्पर निर्भरता, प्रोत्साहक अन्योन्य क्रिया, सामाजिक कौशल और सामूहिक प्रक्रमण सहकारी अधिगम इसके महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट का अध्ययन अगली क्लास से करना शुरू करें और इस यूनिट से जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकने वाले हैं या पूछे गए हैं उनका प्रैक्टिस मैंने करवा दिया। अब आप लोग इन्हीं यूनिट से रिलेटेड कुछ और भी जो क्वेश्चंस हैं उसको भी अच्छे तरीके से देख लेंगे और जिससे आपका इस यूनिट से आने वाला जो क्वेश्चंस है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाली जो क्लास है बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से एंजॉय किया।
आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू यूनिट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।